तो वेलकम है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए क्योंकि वीडियो लंबा जाने वाला है। ठीक है, देखिए ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन सेमेस्टर 2 रांची यूनिवर्सिटी और आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन दोनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं, फटाक से वीडियो एकदम स्टार्ट करेंगे। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा 50। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा। ठीक है, 3 घंटा टाइमिंग रहेगा एग्जाम का। OMR पेपर पे एग्जाम होगा, काला पेन ले जाना होगा और गोला करना होगा। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में होगा। ये थी जानकारी। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का तात्पर्य मूल्यों और दृष्टिकोणों के एक समूह से है। तो किस दृष्टिकोणों के एक समूह से है? तो दोस्तों यह विविध समूहों के साथ जुड़ाव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंगेज विथ डाइवर्स ग्रुप्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21वीं सदी की शिक्षा सिर्फ तकनीकी के बारे में नहीं बल्कि हमें इसमें शामिल भी है। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल है दोस्तों? तो यह जो है टेक्निकल के साथ साथ हमें कल्चरल नॉलेज भी देती है। ठीक है, समस्या का समाधान करने में सिखाती है। ठीक, प्रोडक्टिविटी देती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। और दोस्तों जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में उपरोक्त सभी ऑप्शन मिले तो 90% संभावना है कि यही आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, 10% गलत भी हो सकता है किसी किसी केस में। तो इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो और वहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन टिक लगाना है। अगला है हमारा 21वीं शताब्दी या 21वीं सदी, ठीक है, कि 4C का मतलब क्या है? तो 4 को C है, C। ठीक है, तो इस C का मतलब क्या है? देखिए C से है आपका कम्युनिकेशन, फिर है C से आपका कोलैबोरेशन और C से है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, एंड क्रिएटिविटी। मतलब समझे? देखिए 1 गो C, 2 गो C, 3 गो C, 4 गो C। चारों का जो पहला वर्ड है C से शुरू होता है। इसका मतलब होता है कि संचार, सहयोग, महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता। ठीक है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सब नोट करते जाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि OECD, ठीक है, के अनुसार एक छात्र के पास वैश्विक क्षमता है यदि वह क्या है? दोस्तों यदि उसके पास A और C दोनों हैं, मतलब कि वैश्विक, स्थानीय और सांस्कृतिक महत्व की समस्याओं और स्थितियों का विश्लेषण करने की क्षमता। ठीक है, मतलब कि जो वर्ल्ड लेवल पे एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे यूनेस्को वगैरह प्रोग्राम कराती है। ठीक है, और आपका जो स्थानीय लेवल पे प्रोग्राम होता है, ठीक है, और कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उन सब में आपकी जो है विश्लेषण करने की क्षमता हो, यानी कि कौन अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, कौन खराब परफॉर्म कर रहा है, ये सब करने की आपकी क्षमता हो। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा कि दुनिया के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम हो। ठीक है, जैसे कि कौन सा देश क्या कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक, किसके साथ क्या वॉर हो रहा है, तो कौन सही है कौन गलत है, इन सब को आपको देखना होगा। ठीक है, तो यही है A और C दोनों। क्या है A और C दोनों? तो OECD के अनुसार एक छात्र के पास ये सारे गुण होने चाहिए। ठीक है, ये एक संगठन है OECD। नेक्स्ट है हमारा है कि सतत विकास लक्ष्य हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है, सतत विकास का लक्ष्य क्या है? दोस्तों इसमें कुल 17 गोल शामिल है, यह भी बात सही है। एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है जिसमें 17 उद्देश्य शामिल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, B नंबर बोला गया है कि शांत और समृद्धि के लिए राष्ट्रों द्वारा साझा किए गए उद्देश्य, और यहाँ पे हमारा C नंबर बोला गया है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मिल रहा है B एंड C, जबकि A नहीं है यार, ये भी है यह, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ बोला है, इसके 17 लक्ष्य तो हैं लेकिन यह एक अनिवार्य पाठ्यक्रम नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है, मैं सॉरी चाहता हूँ। ये अनिवार्य पाठ्यक्रम नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है हमारा, अभी आपके लिए कंपलसरी है लेकिन सब जगह पे कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें 17 लक्ष्य हैं, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने गोल रखे गए हैं? तो 17 गोल लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है? ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, जैसे कि व्हाट कैन बी अंडरस्टूड एज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, तो वैश्विक नागरिकता
शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है। तो दोस्तों इसके थ्रू हम समझ सकते हैं ये चारों पॉइंट्स। मतलब कि यह दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों, ठीक है, दुनिया को समझना होगा, जितने भी प्रकार की संस्कृति हैं और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को साझा करने का तरीका शेयर करना होगा। ठीक है, यह राजनयिक बनने का एक तरीका है। ठीक है, यानी कि आपको राजनीति से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अधिक जानने का तरीका है, कि वर्ल्ड लेवल पे कोई भी चीज़ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको जानने का तरीका बताती है ये सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है। ठीक है, वाई इज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रिलेवेंट टुडे। तो आज हमें क्यों यह पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि समकालीन विश्व, समकालीन मतलब वर्तमान समय का विश्व जो है, समकालीन समय की चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिकों की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे जिस टाइम से हमारा जो दौर गुजर रहा है, इसमें बहुत सारे आपको नए नए सिचुएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइम डिजिटल हो गया है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ठीक, फिशिंग वगैरह आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले नहीं होता था। ठीक है, साइबर फ्रॉड मतलब 10 साल पहले नहीं होता था, 5 साल पहले होता था। ठीक है, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा और ये सभी आपको ग्लोबल सिटीजनशिप में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक नागरिकता शिक्षा मॉडल के बारे में सही है। क्या सही है, तो इस मॉडल का पालन सभी देशों को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जी। इस मॉडल पर चर्चा हो रही है, ये भी सही बात है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा हमेशा स्थानीय संदर्भ में अनुकूल होती है, गलत बात है। यह जो है वर्ल्ड लेवल पे होती है। हम लोगों ने अभी किया है, इस मॉडल पर चर्चा हो रही है, ये बात भी सही है। और चर्चा तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए और बी दोनों है, लेकिन कौन ज़्यादा एडजेक्ट है वो आपको चुनना होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एडजेक्ट ए नंबर हो जाएगा। इस मॉडल का पालन सभी देश कर रहे हैं वर्तमान समय में, क्योंकि यह जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के 196 या कितने, लगभग 196 देश हैं इसमें, इसके भाग हैं। यह एक संगठन है विश्व के बहुत सारे देशों का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इसके जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी देशों पे यह लागू है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या वैश्विक नागरिकता, ठीक है, वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक नागरिकता मतलब कि आप जो नागरिक हैं, केवल भारत के नागरिक नहीं हैं, विश्व के भी नागरिक हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के नागरिक हैं। नागरिक मतलब निवासी, एक सिंपल समझिए। ठीक है, हाँ, वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड लेवल का नागरिकता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा विशेष रूप से तृतीयक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो क्या तृतीयक शिक्षा से संबंधित है? नहीं यार, तृतीयक शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नहीं, यह विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। यह भी पूछ सकता है कि जब तृतीयक शिक्षा से संबंधित नहीं है तो किससे है संबंधित, तो यह जो है हमारा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, सेकेंडरी एरिया या सेकेंडरी लेवल हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षा एक वैश्विक मुद्दे की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कौन सी शिक्षा एक वैश्विक मुद्दे की विशेषता नहीं है दोस्तों, इसे विशिष्ट देश द्वारा हल किया जा सकता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, यह सभी राष्ट्रों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सभी देश संबंधित है तो सभी राष्ट्रों को भी प्रभावित करेगा। इसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है, बिल्कुल हम एक दूसरे राष्ट्र को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो यह नहीं चल पाएगा सिस्टम। अगला है, इसके संकल्पों के लिए सभी व्यक्तियों को योगदान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, सभी देश, सभी लोग, उस देश के, इस विश्व के सभी लोग की योगदान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व जो है सभी का है, किसी एक आदमी का नहीं है। ठीक है, ना किसी एक के है बाप का, किसी के एक बाप का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है। ठीक है, तो हम सभी को इसको पालन करना पड़ेगा। अगला है हमारा, वैश्विक नागरिक है। कौन है वैश्विक नागरिक? हु इज अ ग्लोबल सिटीजन। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो दुनिया भर में यात्रा करता है यह वैश्विक नागरिक है ना रे भाई। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो एक से अधिक भाषा बोल सकता है, क्या वह वैश्विक नागरिक है? नहीं 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 नहीं। तो वैश्विक नागरिक कौन है? वह जो वैश्विक रूप से सोचता है। ठीक है, मतलब कि हो जाएगा एक व्यक्ति जो खुद को वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में देखता है। ठीक है, ये सोचता है कि मैं भी एक विश्व का नागरिक हूँ, मुझे ही पृथ्वी की रक्षा करने की उतनी ही आवश्यकता है जितना अदर पर्सन को। ठीक है,
तो यह हुआ एक वैश्विक नागरिक। थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वैश्विक नागरिकता शिक्षा की वकालत करने के संभावित कारण क्या हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि GCE छात्रों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए तैयार करता है। ठीक है, GCE मतलब समझते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, शॉर्ट में लिख दिया है GCE। ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। ठीक, यानी कि वैश्विक नागरिक शिक्षा छात्रों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल नागरिक शिक्षा सहयोग, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। ठीक है, सी नंबर है कि ग्लोबल नागरिक शिक्षा जो है विशेष रूप से बुनियादी शिक्षा में आरंभ करना कठिन है। तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। या किस शिक्षा से संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नागरिकता शिक्षा का आधार नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका आधार इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। 3 गो है, 1 गो नहीं है। तो शिक्षकों के लिए पेशेवर आचरण संहिता यह इसका आधार नहीं है। बाकी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका आधार है। शांति की शिक्षा ये भी इसका आधार है। मानव शिक्षा ये भी इसका एक आधार है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को एक वैश्विक नागरिक की दक्षता हासिल करने में मदद नहीं कर सकती। यानी कि हमें वह स्किल नहीं मिल पाएगा, दक्षता मतलब स्किल। ठीक है, वह स्किल हमें नहीं मिल पाएगा जिससे हम एक विश्व के नागरिक बन सकें। तो वह कौन सा है जी? किससे नहीं मिल पाएगा? चलिए देखते हैं। व्याख्यान पर चर्चा, रोल प्ले, सांख्यिकी का उपयोग या पेन प्लस। देखिए दोस्तों इसका आंसर मुझे पेन प्लस लगता है, क्योंकि बाकी सभी से हम जो है वैश्विक नागरिकता का एक भाग बन सकते हैं, लेकिन पेन प्लस क्या है अब मुझे मालूम नहीं। ठीक है, ये इतना टफ यूज किया है इन्होंने, तो पेन प्लस ही इसको मैं मान के चलता हूँ। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 3 डोमेन के बारे में सही नहीं है। यानी कि 1 सही है, 3 गो गलत है। ठीक है, वैश्विक नागरिक शिक्षा के संबंध में पहला है परस्पर संबंधित है। ठीक है, वैश्विक नागरिक शिक्षा। दूसरा है आपस में जुड़ा हुआ है। तीसरा है एकीकृत है। ठीक है, तो और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपका, देखिए इनमें से सभी होगा। ठीक है, कनेक्टिविटी, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। ठीक है, यानी कि आपका सांस्कृतिक और व्यवहार पर भी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए ये पेपर जो है थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ, अभी तक नहीं बताया हूँ। ये जो क्वेश्चन का लेवल है, कहाँ का लेवल है? आपने नाम सुना है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना है ना? आप में से डेफिनेटली सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए। CA जो लोग करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, उनका ये सिलेबस है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, और ये जो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो जनरली आपके UPSC और PCS लेवल का क्वेश्चन है। UPSC PCS समझते हैं, जिससे लोग IAS IPS बनते हैं। ठीक है ना, तो उनके इस तरह से क्वेश्चन आपको डिजाइन किया गया है। इतना टफ कर दिया आप 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, लेकिन फिर से आपका प्रोग्राम चेंज हो गया। बस सेमेस्टर 2 तक हार्ड है, सेमेस्टर 3 से फिर ईजी है। ठीक है, इतना टफ है मामूली बात समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि सतत विकास के 3 नियमों में से केवल 2 का सामना करना पड़ता है तो कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो 3 को विकल्प में से हमें केवल 2 का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सही उत्तर हो जाएगा हमारा न्याय संगत इज इक्वल टू होगा हमारा सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिति दोनों होना चाहिए, तभी जाके न्याय संगत होगा। ठीक है, तो ये क्या है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आपको। देखिए 3 नियमों में से केवल 2 का सामना करना पड़ता है तो कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग देख लीजिए, इसी तरह से एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद कर लेना है कि सामाजिक, सोशल प्लस इकोनॉमिकल इज इक्वल टू यहाँ पे जुडिशियल कर दीजिएगा। ठीक है, चाहे जस्टिस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष प्रकट हुई थी? ठीक है, तो स्थिरता की अवधारणा पहली बार जो है वर्ष 1980 ईस्वी में प्रकट हुई थी। कब?
1980 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष में, किस वर्ष में, ठीक है, पूछा गया है कि किस वर्ष में एक समिति का गठन किया, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थिरता हुआ, ठीक है। कमेटी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है यानी कि वैश्विक शिक्षा में एक स्थिरता आई, किस वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों ईयर हो जाएगा 1992 में, 1992 में यह चीज़ किया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ बता देता हूँ, आप में से बहुत से लोग रांची यूनिवर्सिटी से हैं और बहुत से लोग एनपीयू से। आपको अपना यूनिवर्सिटी का डेट मालूम है ना, एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, और दूसरा है रांची यूनिवर्सिटी। तो रांची यूनिवर्सिटी ही इसका जन्मदाता है, यह इसका बेटा मान लीजिए, ठीक है, या बेटी जो भी मान लेना है। यह 2009 में पैदा हुआ और रांची यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था 1960 में, ठीक है। यही बाप है, बाप बोली चाहे माँ बोली, जो बोलना है, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 2009 में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मेदिनीनगर पलामू, और ये आपका रांची यूनिवर्सिटी है 1960। रांची यूनिवर्सिटी ही, इसका बड़ा बेटा कौन है मालूम है? बड़ा बेटा है इसका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, VBU हजारीबाग, ठीक। उसके बाद इसका ये बेटा है 2009, और 2009 में और एक वो बेटा इसका हुआ, वो था कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है। ये भी इसका बेटा है, जुड़वा बेटा, क्योंकि यह भी 2009 में जन्म लिया था। सबसे छोटा बेटा है कौन मालूम है? BBMKU, यह 2017 में जन्म लिया है। चलिए मैं थोड़ा सा बता रहा था हिस्ट्री आपको। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। खनन के बाद छोड़े गए विशाल गड्ढों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम खदान खोद लिए और जो बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ यार, आज एग्ज़ाम था, फिर थोड़ा सा लफड़ा हो गया था ज़मीन वारी के चक्कर में, तो काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ। फिर भी सोचा कि नहीं यार वीडियो बनाना पड़ेगा, आज एग्ज़ाम है आप लोगों का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपशिष्ट निपटान, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल। और खनन के मामले में मालूम है आपको, झारखंड टॉप पे है, 40% यहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों में शामिल नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों में शामिल नहीं है? तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब कि हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, लैंगिक समानता और विविधता, ये शामिल नहीं है, ठीक। सॉरी, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि लैंगिक असमानता और विविधता ये शामिल है जी। 2 नंबर है हमारा एक मिनट इसको पढ़ते हैं यार इंग्लिश में, इंटर जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी, ठीक है। इसको हिंदी में करना चाहिए इसका, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिकता और अंतर्राष्ट्रीय लैंगिकता में समानता, ये भी शामिल है। सनाला बढ़ रहा है, ये भी शामिल है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा है जो यहाँ पे शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है, देख रहे हैं ना, मैंने पहले ही बोल दिया यार CA लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन शामिल नहीं है, तीनों शामिल है, तो लिख देंगे ना उपरोक्त में से कोई शामिल नहीं है। कोई अगर होता तो उसको टिक लगाते हैं, लेकिन ये तीनों शामिल है। अगला है सतत विकास की परिभाषा क्या है, ये पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती सभी, मतलब कि यार A नंबर, वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना वर्तमान मांगों को पूरा करे। मतलब कि ऐसा विकास जिसमें हमारा भी पूरा हो और आने वाले फ्यूचर में हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि प्रदूषण से मुक्त हो और पर्यावरण के अनुकूल हो, ठीक है। खनिज संपदा का संरक्षण हो और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का पता लगाया जाए। मान लीजिए आज ख़त्म हो गया हमारा यूरेनियम, तो कल हमारे पास होना चाहिए जिससे हम यूरेनियम की पूर्ति कर सकें। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आज हमारा कोयला ख़त्म हो गया तो कल हमारे पास वो चीज़ होना चाहिए जिससे हमें ऊर्जा मिल सके, ठीक है। तीसरा है कि यह भूमि भवन परियोजना को इस तरह से बनाने की प्रक्रिया है कि उन्हें ईंधन कुशल आत्मनिर्भरता पैटर्न द्वारा उत्पादन करने में सक्षम बनाकर उनका पर्यावरण प्रभाव कम किया जाए। मतलब कि कम से कम हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाएं। इसलिए हो जाएगा पूर्ववर्ती सभी, मतलब पूर्व मतलब ऊपर में दिए गए सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि हम सतत विकास की 3 नींवों में से केवल 2
को पूरा करते हैं तो पूर्ववर्ती में से कौन सही है। ठीक है, तो 3 गुणों में से हमको केवल 2 पूरा करना है, तो कौन सही है ये चीज़ बताना है, वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए ये सभी सही हैं। यहाँ पे हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे कि जो पहला था सामाजिक, सोशल, फाइनेंशियल और इजिकल टू, यहाँ पे हम इक्वलिटी बोल दिए थे, सॉरी जुडिशियल बोल दिए थे ना। हाँ, तो फेयरनेस होगा यहाँ पे, सामाजिक प्लस वित्तीय दीर्घायु इजिकल्टी निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि फेयरली एग्जाम कंडक्ट करवाइए, यानी कि निष्पक्ष होकर, किसी के पक्ष में नहीं। अगला है सहने योग्य इजिकल टू आर्थिक प्लस पारिस्थितिकी स्थिरता, और अंतिम है आपका व्यवहार्य इजिकल टू सामाजिक प्लस पारिस्थितिकी स्थिरता। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा तीनों पॉइंट। ठीक है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने का संभावना रखता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थिरता के बारे में निम्नलिखित कथने कौन कौन से हैं, ये विचार करना है। कथनों पर विचार करना होगा, कथने लिखा गया है। स्थिरता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है या स्थिति का वर्णन करता है जो अत्यंत अंतहीन रूप से चल सकती है। ठीक, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि पृथ्वी की वहन और उत्पादन क्षमता के अतिदोहन का कारण पारिस्थितिकी ऋण न हो। बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण प्राकृतिक पूंजी आधार को उसके वर्तमान स्तर से ऊपर रखना दीर्घकालीन स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 के साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर रियो समझौता, ठीक है, रियो सम्मेलन हुआ था एक, और समझौता पर प्रगति निगरानी के लिए प्रभारी है। ठीक है, तो देखिए रियो सम्मेलन एक हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा, और रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और यह हुआ था 1992 में, इसको याद कर लीजिएगा। रियो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। ठीक, कभी कभी रियो +20 आता है, और इसका जो रियो +20 मतलब इसमें 20 साल जोड़ दीजिए, 2012 में फिर से हुआ था। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय स्थिरता पर समिति, ठीक है, CSD शॉर्ट में बोलते हैं, कमिटी ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, और जितने भी पेपर हैं मैं धीरे धीरे करके ला रहा हूँ, एक मैथ, एक इंग्लिश, एक इसी तरह से। ठीक है, और जब तक आप लोग का MJ पेपर हो जाएगा, फिर आपका IRC पेपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका IBS, और IBS शुरू होते ही जैसे आपका 2 पेपर कंप्लीट होता है, मैं रेगुलरली इसका वीडियो देने लगूंगा। ठीक है, और IBS का मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूं। थैंक यू। बाकी PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिनको मर्जी है वो लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।